आई एम वैशाली मिश्रा और आप हैं मेरे चैनल वैशालीज़ वर्ल्ड पर। ये चैनल है बेसिकली सिर्फ एजुकेशन पे, जहाँ हम बात करते हैं स्टडी टिप्स, स्टडी हैक्स और बहुत सारी चीज़ें ऑल रिलेटेड टू एजुकेशन और स्टडी। तो इस चैनल का बेसिकली मेन मोटो जो है वो है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो कोई कोचिंग या फिर अलग से घर पे ट्यूटर सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है वो आप सिर्फ न मेरे ही, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे ही चैनल पर, तो यूट्यूब पे अब इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं। अच्छे अच्छे टीचर्स या फिर अच्छे अच्छे लोग अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन से लेकर के हो, रिलेटेड हो, या फिर हर एक चीज़ से रिलेटेड अच्छी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो यू कैन गो देयर एंड सर्च फॉर एनी थिंग, लाइक एनी थिंग यू विल गेट देयर। तो इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था। पहले मैं ऐसे ही रैंडम किसी भी क्लास के वीडियोस अपलोड कर देती थी, क्योंकि लाइक कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे किसी ने पर्सनली, मेरे कोई जानने वाले ने फिर किसी ने भी ऐसा कुछ बोला कि हाँ इस चैप्टर पे बना दीजिए, मुझे हेल्प होगी, तो मैं वैसे रैंडमली वीडियोस डाल देती थी। लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले मतलब हमारा स्कूल है, तो उस वजह से वहाँ पर 11th क्लास के, 10th क्लास के, 9th क्लास के बच्चे, उन लोगों ने शायद से मैं वीडियो देखा होगा, तो उन्होंने मेरे मतलब ग्रैंडफादर के पास में आकर के बोला कि उन मुझसे बोलने के लिए कि मैं क्लास 11th के, क्लास 10th के और इन सब चैप्टर्स को भी समझाऊँ, जो कि उन लोग की हेल्प हो जाएगी। फिर वो मुझसे कनेक्ट हुए लाइक इंस्टा पर भी, और उन लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेज भेजे कि आप इस चैप्टर्स बनाइए, लाइक तो हमारी भी हेल्प हो जाएगी और हम काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे लिए। तो मैंने सोचा, मुझे भी एक आइडिया मिल गया एंड बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं उन लोग के लिए, क्योंकि मैं अभी तक क्या करती, बस रैंडम वीडियोस डाल रही थी। तो अब मुझे भी एक वे मिल गया है, ठीक है, और उनकी हेल्प हो रही है, तो आई एम वेरी ग्लैड। मेरी वजह से किसी की हेल्प हो रही है, तो मैं आप बहुत खुश हूँ। तो इस वजह से मैंने स्टार्ट करे 11th क्लास की इंग्लिश के। अभी मैंने इंग्लिश 11th ही स्टार्ट करी है, तो मैं सोच रही हूँ पहले इसकी मैंने प्रोज स्टार्ट करा है वो कर देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस का भी करूँगी वीडियोस। इस वजह से मैंने ये वीडियोस डालना स्टार्ट किया। आज मैं लेकर के आई हूँ चैप्टर 3 क्लास 11th की, जो कि है द आंट एंड द ग्रासहोपर। अच्छा चैप्टर है, मैंने ये एक्सप्लेन करा है इस वीडियो में, इसलिए आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जो भी 11th क्लास के बच्चे हैं वो जाकर के देख सकते हैं, और नहीं भी है तो एक अच्छी स्टोरी है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अब हर एक क्लास से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आती रहूँगी, तो ये आप लोग के लिए यूज़फुल होने वाला है। तो आप ध्यान से, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अब अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें ऑथर का इंट्रोडक्शन दिया गया है और लेसन के बारे में बताया गया है। सो स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है। When I was a very small boy, I was made to learn by heart certain of the fables of La Fontaine, and moral of each was carefully explained to me. Among those I learnt was the ant and the grasshopper, which is devised to bring home to the young the useful lesson that in an imperfect word industry is rewarded and giddiness punished. In this admirable fable, I apologize for telling something which everyone is politely but inexactly supposed to know. The ant spends a laborious summer gathering its winter store, while the grasshopper sits on a blade of grass singing to the sun. Winter comes and the ant is comfortably provided for, but the grasshopper has an empty larder. He goes to the ant and begs for a little food. Then ant gives him her classic answer. What were you doing in the summertime? Saving your presents, I sang. I sang all day, all night. You sang. Why then go and dance? So this is the first paragraph of chapter. अब हम इसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसे समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में लेखक कह रहे हैं कि जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मुझे ला फोंटेन की छोटी छोटी कहानियाँ रटवाई गई थी, और मुझे सारी कहानियों की शिक्षा बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक बहुत अच्छे से दी गई थी।
उन कहानियों में से जो मैंने याद की थी वो थी द आंट एंड द ग्रासहोपर, जिसे छोटे बच्चों को समझाने में या फिर शिक्षा देने के लिए बहुत अच्छी थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी परिश्रमी व्यक्ति हैं संसार में, उनको इनाम अर्थात सुख मिलता है, और जो भी लापरवाह व्यक्ति हैं, लापरवाही करते हैं, उनको दंड अर्थात दुख मिलता है। इस प्रशंसनीय कहानी में फिर लेखक ये भी कहते हैं, मैं ये बताने के लिए क्षमा मांगता हूँ जो हर एक व्यक्ति अब पूर्ण रूप से जानता है कि चींटी जो है गर्मियों के मौसम में जाड़ों के लिए अपना खाना एकत्रित करती है, इकट्ठा करती है, और पूरा समय अपना मेहनत से व्यतीत करती है, जबकि जो टिड्डा होता है वो सूरज की तरफ देख करके, उस तरफ मुंह करके सिर्फ गाना गाता रहता है, पूरा टाइम सिर्फ गाना गाता रहता है घास की पत्तियों पे बैठकर। फिर जाड़ा आ जाता है तो चींटी के पास तो उसके जितना उसको खाना चाहिए उतना होता है, लेकिन टिड्डे का के पास कुछ नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है वो। अब वो चींटी के पास जाता है और थोड़ा खाना मांगता है। तब चींटी उसे बेस्ट जवाब देती है, कहती है आप गर्मियों में क्या करते हैं रहे? तो बोलता है, टिड्डा बोलता है, श्रीमती जी मैं गाता रहा, मैं रात दिन सिर्फ गाता रहा। तो चींटी कहती है आप गाते रहे तो अब क्यों परेशान हो रहे हैं, जाइए और नाचिए जाकर अब। नेक्स्ट पैरा इज, I do not ascribe it to the perversity on my part, but rather to the inconsequence of childhood, which is deficient in moral sense, that I could never quite reconcile myself to the lesson. My sympathies were with the grasshopper, and for some time I never saw an ant without putting my foot on it. In this summary fashion, I sought to express my disapproval of the prudence and common sense. तो ये है नेक्स्ट पैरा, इसे हम लोग अब समझेंगे। इस पैराग्राफ में लेखक कहते हैं, मैं इस पाठ के उपदेश से स्वयं को सहमत नहीं कर सका। इसका कारण मैं अपनी हठधर्मी को नहीं बता सकता, बल्कि इसका कारण बचपन में विचारों का अलगाव हो सकता है, जिसके कारण नैतिक ज्ञान में कमी रही होगी। मेरी सहानुभूति टिड्डे के साथ थी, और कुछ समय तक तो मैंने किसी भी चींटी को बिना पैर से मसले हुए नहीं छोड़ा। और इस प्रकार इस पाठ में मैं तुरंत दूरदर्शिता और व्यवहारिक ज्ञान के प्रति अपनी अस्वीकृति प्रकट करता रहा। फिर मुझे यह पता चला कि वह पूरी तरीके से मानवीय कार्य है। पैराग्राफ 3, I could not help thinking of this fable when the other day I saw George Ramsay lunching by himself in a restaurant. I never saw anyone wear an expression of such deep gloom. He was starting into space. He looked as though the burden of the whole world sat on his shoulders. I was sorry for him. I suspected at once that his unfortunate brother had been causing trouble again. I went up to him and held out my hands. How are you? I asked. I am not in hilarious spirits, he answered. Is it Tom again? He sighed. Yes, it's Tom again. Why don't you chuck him? You have done everything in the world for him. You must know by now that he's quite hopeless. So we'll understand this first. इस पैराग्राफ में लेखक कहते हैं, एक दिन मुझे ये कहानी याद आ गई जब मैंने जॉर्ज रामसे को एक होटल में अकेले दोपहर में खाना खाते हुए देखा। इससे पहले मैंने कभी भी किसी भी इंसान को इतना ज़्यादा उदास नहीं देखा था। वो आसमान की तरफ एक टक निगाह से लगातार देखे जा रहे थे। वो ऐसी दिखाई पड़ रहा था मानो सारे संसार का बोझ उन्हीं के कंधों पर आ गया हो। उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे तुरंत यह संदेह हुआ कि उसका अभागा भाई ही उसे पुनः फिर से कष्ट दे रहा होगा। मैं उनके पास गया और मैंने अपना हाथ बढ़ाया। आपके क्या हाल चाल हैं? मैंने पूछा। मैं आनंदपूर्वक नहीं हूँ, उन्होंने उत्तर दिया। क्या इसका कारण फिर से टॉम है? हाँ, फिर से टॉम ही इसका कारण है। आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते? आपने इस संसार में उसके लिए सब कुछ किया है
अब तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह बिल्कुल ही मूर्ख है। तो ये चीज़ लेखक समझाते हैं रामसे को। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ पैरा की तरफ। इन फोर्थ पैरा, I supposed every family has a black sheep. Tom had been a sore trial to him for 20 years. He had begun life decently enough. He went into business, married, and had 2 children. The Ramsays were perfectly respectable people, and there was every reason to suppose that Tom Ramsay would have a useful and honorable career. But one day, without warning, he announced that he didn't like work and that he was not suited for marriage. He wanted to enjoy himself. He would listen to no exploitation. He left his wife and his office. He had a little money and he spent 2 happy years in the various capitals of Europe. Rumors of his doings reached his relation from time to time, and they were profoundly shocked. He certainly had a very good time. They shook their heads and asked what would happen when his money was spent. They soon found out. He borrowed. He was charming and unscrupulous. I have never met anyone to whom it was more difficult to refuse a loan. इसमें लेखक कह रहे हैं कि मेरा विचार है कि परिवार में एक ना एक व्यक्ति बेकार ज़रूर ही होता है। 20 सालों में टॉम अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बना हुआ था। उसने अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से शुरू करा, बिजनेस किया, मतलब व्यापार किया, शादी करी और 2 बच्चे थे। रामसे परिवार के व्यक्ति पूर्ण रूप से सम्मानित व्यक्ति थे और सभी की ये सोच थी कि टॉम रामसे एक लाभदायक और सम्मानित जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन एक दिन बिना किसी चेतावनी के, बिना कुछ घोषित करे हुए, बिना कुछ बताए, उसने बोल दिया कि उसे काम करना पसंद नहीं है और विवाहित जीवन उसके लिए नहीं है। वो अपने जीवन का आनंद लेना चाहता था। उसने कोई भी शिकायत या वाद विवाद नहीं सुना। उसने अपनी पत्नी और कामकाज को छोड़ दिया। उसके पास जो थोड़ा बहुत पैसा था और उसने यूरोप के अलग अलग नगरों में 2 साल तक आनंद से बिता लिए। समय समय पर उसके कारनामों की खबरें भी आने लगी, उनके रिश्तेदारों पास पहुंचने लगी और वो इससे बहुत ज़्यादा दुखी होते थे। निश्चित रूप से उसका समय बहुत अच्छा था। वे सिर हिलाते थे और आपस में पूछते थे कि जब पैसा ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा। उन्हें जल्दी ही पता लगा कि वह धन उधार लेता है। वह एक बहुत आकर्षक और विवेकहीन व्यक्ति है। मुझे ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिला जिसे कर्जा देने के लिए मना करना कठिन लगता हो। लेट्स सी आगे क्या होता है। फिर 5th पैरा है, He made a steady income from his friends and he made friends easily. But he always said that the money you spent on the necessities was boring. The money that was amusing to spend not waste his charm on him. George was a serious man and insensible to such incitements. George was respectable. Once or twice he fell to Tom's promise of amendment and gave him considerable sums in order that he might make a fresh start. On these, Tom bought a motor car and some very nice jewelry. But when circumstances forced George to realize that his brother would never settle down, he washed his hands of him. Tom, without a qualm, began to blackmail him. It was not very nice for a respectable lawyer to find his brother shaking cocktails behind the bar of his favorite restaurant or to see him waiting on the box seat of a taxi outside his club. Tom said that to serve in a bar or to a driver a taxi was perfectly decent occupation. But if George could oblige him with a couple of £100, he didn't mind for the honor of the family giving it up. जॉर्ज पेड। तो अब इस पैरा को हम लोग समझ लेते हैं। पहले इस पैराग्राफ में बताया गया है कि उसने आसानी से अपने दोस्तों से नियमित आमदनी बना ली थी और वो आसानी से दोस्त भी बना लिया करता था।
लेकिन वो अपने दोस्तों से हमेशा कहा करता था कि जो पैसा तुम अपने जीवन की आवश्यकताओं पर खर्च करते हो वो बिल्कुल बेकार है, और जो पैसा तुम जीवन को में ऐसे ही खर्च कर देते हो उसी से हमें आनंद मिलता है। इसके लिए वो अपने बड़े भाई जॉर्ज पर पूरी तरीके से निर्भर रहता था, लेकिन उसने अपना सौंदर्य रूपी आकर्षण अपने भाई पर बर्बाद नहीं किया। जॉर्ज बहुत ज़्यादा गंभीर इंसान था और वो इन सब लालचों में बिल्कुल भी नहीं पड़ा। एक या दो बार वो टॉम के बहकावे में आ गया था कि वो अपने अंदर सुधार करेगा, और उसने उसे काफ़ी पैसा दिया ताकि वो अपना कोई नया कार्य शुरू कर दे। इस पैसे से टॉम ने एक मोटरसाइकिल खरीद ली और कुछ बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलरी खरीद ली, आभूषण खरीद लिए। लेकिन जब परिस्थितियों ने जॉर्ज को यह सोचने के लिए विवश कर दिया कि वो अब कभी सुधर नहीं सकता, तो उसने भी अपना हाथ खींच लिया और उसकी मदद करना बंद कर दिया। निसंकोच होकर टॉम अपने भाई को ब्लैकमेल करने लगा। एक प्रतिष्ठित वकील को यह अच्छा नहीं लगता था कि उसका भाई उसी के सबसे फेवरेट या प्रिय भोजनालय या रेस्टोरेंट के बाहर शराब की कॉकटेल बनाए, या अपने भाई को क्लब के बाहर टैक्सी में ड्राइवर किसी सवारियों का इंतज़ार करते हुए देखे। टॉम ने कहा कि किसी भी शराब खाने से नौकरी करना या फिर टैक्सी चलाना भी एक अच्छा कार्य है, लेकिन यदि जॉर्ज उसे कोई 100 पाउंड देने की कृपा कर दे तो परिवार की प्रतिष्ठा इज्जत के लिए इसे छोड़ने में कोई भी हर्ज नहीं करेगा। जॉर्ज ने उसे पैसे दे दिए। इन पैरा 6, once Tom nearly went to prison. George was terribly upset. He went into the whole discreditable affair. Really, Tom had gone too far. He had been wild, thoughtless, and selfish, but he had never before done anything dishonest, by which George meant illegal. And if he were prosecuted, he would assuredly be convicted. But you cannot allow your only brother to go to a goal. The man Tom had cheated, called Cronshaw, was vindictive. He was determined to take the matter into the court. He said Tom was a scoundrel and should be punished. It cost George an infinite deal of the trouble and £500 to settle the affair. I had never seen him in such a rage as when he heard that Tom and Cronshaw had gone off together to Monte Carlo. The moment they cashed the check, they spent a happy month there. तो ये है पैराग्राफ 6। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है, क्या बोल रहे हैं इसमें। एक बार टॉम जेल जाने ही वाला था। जॉर्ज बहुत ज़्यादा परेशान था। वो इस अपमानजनक कार्य की गहराई में पहुंचा। वास्तव में टॉम सीमा के बाहर था। वो जंगली, विवेकहीन और स्वार्थी हो गया था, लेकिन इससे पहले उसने कोई ऐसा बेईमानी का कार्य नहीं किया था जो जॉर्ज के लिए गैर कानूनी हो, और यदि उसका पर मुकदमा चलाया गया तो उसे सज़ा ज़रूर होगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने भाई को जेल जाने देना चाहेगा नहीं। कौन सा नामक व्यक्ति जिसे टॉम ने धोखा दिया था उसे क्षमा करने को तैयार ही नहीं था। उसने निश्चय कर लिया था कि वो इस मामले को कोर्ट कचहरी तक ले जाएगा। उसने कहा कि टॉम बहुत दुष्ट है और उसे मिलना ही चाहिए पनिशमेंट, उसे दंड मिलना ही चाहिए। इस मामले को निपटाने में जॉर्ज को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी और 500 पाउंड भी खर्च करने पड़े। मैंने जॉर्ज को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा जितना उस दिन, जब जॉर्ज ने सुना कि टॉम और क्रॉन्शा चेक इशू करवाने के लिए ही साथ साथ मॉन्ट कार्लो गए थे नामक जुआ घर में गए। वहाँ उन्होंने 1 महीना बहुत मज़े से बिताया। तो 6th पैरा में यही चीज़ बोली गई है। ये लोग मतलब क्रॉन्शा जो थे वो मॉन्ट कार्लो गए थे, टॉम और क्रॉन्शा एक साथ, और वहीं पे उन्होंने चेक से पैसे निकाले और वहाँ पर 1 महीने बड़े आराम से मज़े किए। तो ये जानकर जॉर्ज बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसे बहुत ज़्यादा अपमानजनक फील हो रहा था।
In para 7, for 20 years, Tom raced and gambled, philandered with the prettiest girls, danced, ate in the most expensive restaurants, and dressed beautifully. He always looked as if he had just stepped out of the bandbox. Though he was 46, you would never have taken him for more than 35. He was a most amusing companion, and though you knew he was perfectly worthless, you could not but enjoy his society. He had high spirits, an unfailing gaiety, and incredible charm. I never grudged the contributions he regularly levied on me for the necessities of his existence. I never lent him 50 pounds without feeling that I was in his debt. Tom Ramsay knew everyone, and everyone knew Tom Ramsay. You could not approve of him, but you could not help liking him. तो दिस इज़ वॉट पैराग्राफ 7 इज सेइंग. देखते हैं इसका मतलब क्या है. 20 साल तक टॉम घुड़सवारी में भाग लेता रहा, जुआ खेलता रहा, सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करता रहा, डांस करता रहा, अच्छे अच्छे होटल्स रेस्टोरेंट में खाना खाया और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने. वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा हेल्दी फिट दिखाई देता था. लेकिन उसकी उम्र 46 वर्ष थी, लेकिन वो 35 साल से ऊपर का नहीं कहा जा सकता था. वो सभी को बहुत खुश रखने वाला साथी था, लेकिन हर एक व्यक्ति जानता था कि वो बिल्कुल बेकार इंसान है. लेकिन फिर भी वो उसकी संगति में रहना चाहते थे. उसके ऊंचे विचार थे, हमेशा प्रसन्न रहता था और उसमें अविश्वसनीय आकर्षण था, अट्रैक्शन टाइप का था जो उसे लोगों को उसकी तरफ खींचता था. अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह नियमित रूप से मुझसे कुछ पैसे वसूल कर लेता था. तब भी मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं थी. मैं हमेशा 50 पाउंड की रकम उसे ये सोच कर देता था कि शायद उसका मेरे ऊपर कर्जा है. टॉम रामसे हर एक व्यक्ति को जानता था और हर व्यक्ति टॉम रामसे को जानता था. आप उसकी संगति को पसंद नहीं करेंगे, फिर भी आप उसकी ओर आकर्षित ज़रूर होंगे. कुछ ऐसे तरीके का चार्म, आकर्षण था उसके अंदर कि लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते थे, भले ही वो उसे पसंद असलियत में ना करते हों. चलते नेक्स्ट पैरास की तरफ. 8th पैरा. पुअर जॉर्ज, ओनली अ ईयर ओल्डर देन इज हिज scapegrace brother, looked 60. He had never taken more than a fortnight's holiday in the year for a quarter of a century. He was in his office every morning at 9:30 and never left it till 6. He was honest, industrious, and worthy. He had a good wife to whom he had never been unfaithful even in thoughts, and 4 daughters to him who was the best of the fathers. He made a point of saving a third of his income, and his plan was to retire at 55 to a little house in the country where he proposed to cultivate his garden and play golf. His life was blameless. He was glad that he was growing old because Tom was growing old too. He rubbed his hand and said. So first we'll understand this paragraph. पैराग्राफ में लेखक ने बताया है, जॉर्ज जो अपने निकम्मे भाई से केवल 1 ही साल बड़ा था, वो 60 साल का दिखाई पड़ता था. अपने 25 साल की नौकरी में उसने 15 दिन से ज़्यादा का छुट्टी नहीं ली होगी. वो अपने ऑफिस में हर रोज़ सुबह 9:30 बजे पहुंच जाता था और 6 बजे से पहले कभी भी वहां से नहीं निकलता था. वो एक ईमानदार, मेहनती और योग्य इंसान था. उसकी एक पत्नी थी जिसके प्रति वो बहुत ज़्यादा ईमानदार था. वो 4 बेटियों का पिता था, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ पिता था. वो अपनी आमदनी का 1/3 भाग बचाता था तथा उसकी योजना थी कि वो 55 वर्ष की आयु में पूरी तरीके से रिटायरमेंट ले लेगा और पूरी तरीके से एक अच्छा जीवन बिताएगा और गांव में किसी छोटे मकान में रहे और अपने बाग की देखभाल करे तथा गोल्फ नामक खेल खेले. उसके ये प्लान्स थे. उसे इस बात की प्रसन्नता थी कि वो बूढ़ा हो रहा है क्योंकि टॉम भी बूढ़ा हो रहा है. उसने हाथ मले और कहा. तो अब देखते हैं उसने क्या कहा अगले पैराग्राफ में. पैरा 9. It was all very well.
when Tom was young and good looking. But he's only a year younger than I am. In 4 years, he'll be 50. He won't find life so easy then. I shall have 30,000 pounds by the time I am 50. For 25 years, I have said that Tom would end in the gutter, and we shall see how he likes that. We shall see if it really pays best to work or it be idle. Poor George, I sympathize with him. I wondered now as I sat down beside him what infamous thing Tom had done. George was evidently very much upset. Do you know what has happened now? He asked. I was prepared for the worst. I wondered if Tom had got into the hands of the police. At last, George could hardly bring himself to speak. You are not going to deny that all my life I have been hard-working, decent, respectable, and straightforward. After a life of industry and thrift, I can look forward to retiring on a small income in gilt-edged securities. I have always done my duty in that state of life in which it has pleased Providence to place me. So it is paragraph 9. First, let's see what this paragraph is saying. इसमें लेखक ने बताया है, जब तक टॉम युवा था और सुंदर था तब तक सब ठीक था, लेकिन वह मुझसे 1 ही साल छोटा है. 4 साल बाद वो 50 साल का हो जाएगा. तब उसे जीवन इतना आसान नहीं लगेगा. जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब तक मेरे पास 30,000 पाउंड होंगे. 25 साल से मैं कह रहा हूँ कि टॉम का जीवन नरक के समान हो जाएगा. तब हम देखेंगे कि उसे अपना जीवन कैसा लगेगा. तब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा लाभ काम करने में है या फिर सिर्फ ऐसे ही पड़े रहने में है, खाली बैठे रहने में. बेचारा जॉर्ज, मुझे उससे सहानुभूति थी. जब मैं उसके पास बैठा था तो मुझे ये सोचकर आश्चर्य हुआ कि टॉम ने ऐसी क्या गलती की थी. जॉर्ज स्पष्ट रूप से बहुत परेशान था. क्या तुम जानते हो कि अब क्या हुआ है? उसने मुझसे पूछा. मैं बुरी से बुरी खबर सुनने को तैयार था. मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या टॉम आखिरकार पुलिस के हाथों में पड़ गया. जॉर्ज बड़ी कठिनाई से बोला. तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मैं अपने पूरे जीवन भर परिश्रमी रहा, बढ़िया, सम्मानित और सीधा साधा रहा. मेहनत और बचत का जीवन व्यतीत करने के बाद मैं सेवा मुक्त होने मतलब रिटायर होने की इंतज़ार कर रहा हूँ. उसी आमदनी पर कर रहा हूँ जो सुरक्षित ढंग से लगाए धन से प्राप्त होगी. भगवान ने मुझे जिस स्थिति में भी रखा है उसी में मैंने सदा अपना कर्तव्य निभाया है. मतलब वो ये चीज़ कह रहे हैं कि मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा की इच्छा नहीं करी. जो कुछ मेरे पास है मैंने उसमें ही खुश रहना और उस काम को, अपने कर्तव्य को अपने पूरी निष्ठा के साथ निभाया है और उस स्थिति में मैं खुश हूँ जिसमें भगवान ने मुझे रखा है. टॉम की तरह नहीं. Paragraph 9. True, and you can't deny that Tom has been an idle, worthless, dissolute, and dishonorable rogue. If there were any justice, he would be in the workhouse. True. George grew red in the face. A few weeks ago, he became engaged to a woman old enough to be his mother. And now she's died and left him everything she had. £500,000, a yacht, a house in London and a house in the country. George Ray Ramsay beat his clenched fist on the table. It's not fair, I tell you, it's not fair. Damn it, it's not fair. I could not help it. I burst into a shout of laughter as I looked at George's wrathful face. I rolled in my chair. I very nearly fell on the floor. George never forgave me. But Tom often asks me to excellent dinner in his charming house in Mayfair, and if he is occasionally borrow a trifle from me, that is merely a force of habit. It is never more than a sovereign. So this paragraph 10th is very interesting. You'll get to know कि होता क्या है. I'll explain it. तो पैराग्राफ 10 स्टार्ट होता है. ठीक है, तुम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि टॉम बहुत ज़्यादा सुस्त, बेकार, असम्मानित,
रहा है। अगर न्याय होता तो आज वो अनाथालय में होता, वो यहाँ उसको कोई भी जगह नहीं मिलती। ठीक है, जॉर्ज का चेहरा लाल हो गया। कुछ हफ्ते पहले उसने अपनी माँ के बराबर आयु की एक बूढ़ी स्त्री से शादी कर ली। अब वो मर गई और अपना पूरा का पूरा पैसा छोड़ गई, जिसमें कि 5 लाख पाउंड, एक जहाज, एक मकान लंदन में और एक मकान गांव में शामिल था। जॉर्ज रामसे ने अपना हाथ मेज पर मारा। ये ठीक नहीं है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। वो नरक में जाए। अरे ठीक नहीं है, बस ये रामसे के मुंह से निकल रहा था। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैं बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगा और मैंने जॉर्ज के गुस्से से लाल पीले चेहरे को देखा। मैं अपनी कुर्सी से नीचे गिर गया। मैं तो लगभग फर्श पर ही गिर गया। जॉर्ज ने मुझे कभी माफ़ नहीं किया, लेकिन टॉम ने मुझे अपने मेफेयर वाले घर में, शानदार घर में, रात में खाना खाने के लिए, मतलब डिनर पर बुलाया। वो बुलाया करता था और कभी कभी वो मुझसे थोड़ा सा पैसे भी मांगता था। तो ऐसी वो आदत से मजबूर था, इस वजह से वो कभी कभी पैसे भी मांगा करता था मुझसे। ये कभी भी एक सिक्के से अधिक नहीं होता था। अब वो ज़्यादा नहीं मांगता था, फ़िलहाल छोटे छोटे, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर थी, उसकी आदत से पड़ चुकी थी पैसे उधार मांगने की, तो इसलिए मांगा करता था। लेकिन अब वो सिर्फ 1-2 सिक्के, सिक्के से ज़्यादा नहीं मांगता था। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, द आंट एंड द ग्रासहोपर, जिसमें एक आंट से कंपैरिजन करा गया है उसको, जॉर्ज को, और ग्रासहोपर से टॉम को। मतलब जॉर्ज पूरी लाइफ टाइम वर्क करता रहा, एट लास्ट उसके हाथ सिर्फ उतना ही लगा जितना उसकी मेहनत की कमाई थी। लेकिन टॉम, जिसने पूरी लाइफ सिर्फ अपनी बेकार कर दी थी, किसी भी तरीके से उसे यूज़ नहीं करा, पूरी तरीके से वेस्ट कर दी थी, पैसे इधर उधर उड़ाता रह रहा था, कोई काम नहीं कर रहा था और हर सारे गलत काम करे। अपनी वाइफ को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और हमेशा सबसे पैसे उधार मांगता रहता था, हर तरीके से गलत काम करे। लेकिन एट लास्ट क्या हुआ, उसने एक बूढ़ी औरत से शादी कर ली जो कि मर गई। उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी और पैसा था जो कि सारा छोड़ करके वो चली गई और उसका मालिक एट लास्ट उसका हस्बैंड, मतलब टॉम, हो गया। सो बहुत ज़्यादा लेखक को हंसी आ रही है एंड इवन मुझे भी आ रही है कि गेम चेंजर हो गई वो लेडी उसके लिए, टॉम के लिए, और पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया। इतनी ज़्यादा जॉर्ज को टेंशन हो रही थी कि क्या होगा। एट लास्ट उसने इतना सारी चीज़ें प्लान कर रखी थी और टॉम ने, जो कि एक भी चीज़ प्लान करके नहीं रखी थी अपने फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, और उसको बिना प्लान करे हुए इतनी सारी चीज़ें मिल गई। तो दिस वॉज द स्टोरी, आंट एंड द ग्रासहोपर। आई होप आप लोग को समझ में आई होगी, और जो भी डाउट्स हो आप पूछिएगा मुझसे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। और अगर अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।